नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत करता हूं आपका सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। एमपी टेट वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा कल 10 नवंबर 2024 से आयोजित हो चुकी है और 30 नवंबर तक सुचारू रूप से संचालित होगी, जिसमें पर्यावरण अध्ययन संबंधी जो प्रश्न अभी परीक्षा में आ रहे हैं वे केवल और केवल तथ्यात्मक रूप में ज्यादा आ रहे हैं और जो कक्षाएं मैं आपकी ले रहा हूं वहां से प्रश्न 90% आ रहे हैं। तो आप इन कक्षाओं को बड़े ही गौर से देखें, सुने, इनका अध्ययन करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तथ्य आज के लिए, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा जो विकिरण अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाता है? वह परावैंगनी विकिरण कहलाता है या परावैंगनी विकिरण को अवशोषित किया जाता है। अगला तथ्य, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस कौन सी है? तो ओजोन गैस। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस कौन सी है? तो ओजोन, O3 भी जिसे कहते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत जो है वह पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। कौन? ओजोन परत। अगला तथ्य देखते हैं, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। क्या ओजोन परत का काम क्या है? कि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है, जिस कारण से यह मानवों के लिए उपयोगी है। अगला तथ्य देखते हैं, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। ये भी वही तथ्य है, अल्ट्रावायलेट किरणों को। माने आप ये समझिए कि ये पेपर में कितने बार पूछा जा चुका है, किसी ना किसी रूप में पूछा जाता है। तो आप ऑक्सीजन के कितने अणुओं से मिलकर के गैस बनती है? तो ओजोन के 3 अणुओं से मिलकर के ओजोन गैस बनती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन गैस है वह मानवों के लिए उपयोगी क्यों है? क्योंकि वह सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी विकिरण कारण हो सकता है। किसका कारण हो सकता है? त्वचीय कैंसर का, त्वचा से संबंधित कैंसर का कारण हो सकता है। क्या? सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी विकिरण किस में कारण हो सकता है? तो त्वचीय कैंसर में कारण हो सकता है। अगला तथ्य देखते हैं, अधिक समय तक सूर्य के परावैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर हो सकता है। क्या हो सकता है? तो डीएनए में आनुवांशिक उत्परिवर्तन हो सकता है। डीएनए में आनुवांशिक उत्परिवर्तन कैसे हो सकता है? कि जब ज्यादा समय तक सूर्य के द्वारा निकलने वाली परावैंगनी विकिरण हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो डीएनए में आनुवांशिक उत्परिवर्तन हो सकता है। जो परावैंगनी विकिरण है, सूर्य से जो परावैंगनी विकिरण निकलता है उससे क्या होता है? त्वचीय कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है या मानवों के लिए क्यों उपयोगी है? तो ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली या सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से मानवों की रक्षा करती है। इस कारण से यह हमारे लिए उपयोगी है। और ऑक्सीजन के कितने अणुओं से मिलकर के ओजोन गैस बनती है? तो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर के ओजोन गैस बनती है। चलिए अगला तथ्य देखते हैं, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में, यानी जिन यंत्रों को ठंडा रखा जाता है या जो ठंडक बना करके रखने में उपयोगी हैं, ऐसे रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में
शीत कारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यह किससे बनता है? क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है। यह कृत्रिम है, यह किसी के द्वारा नहीं बनाया है, तो यह मानव निर्मित है। और किस प्रकार का पदार्थ है? गैसीय व द्रवीय पदार्थ है। और किस काम में आता है? यह रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला तथ्य देखते हैं। वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है। कहाँ परिलक्षित होता है? सबसे ज्यादा ध्रुवों के ऊपर सबसे ज्यादा परिलक्षित होता है। अगला तथ्य देखते हैं। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है, कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मानव निर्मित क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि क्लोरीन, फ्लोरीन इनसे मिलकर के बना है, यह ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है। ठीक है ना। किससे मिलकर के वजह बना है? क्लोरीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है। वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है, किसके कारण से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से। अगला तथ्य देखते हैं। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, कौन नहीं है? विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म इसकी क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला तथ्य देखते हैं। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं? तो CFC, हेलोजेंस, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हेनोन 1211 और 1301। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी गैसें ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी हैं। अगला तथ्य देखते हैं। वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, कौन सी गैस है वह? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसके कारण से ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। अगला तथ्य देखते हैं। ओजोन छिद्र का निर्माण सबसे अधिक है, कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का निर्माण सबसे ज्यादा है। अगला तथ्य देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके रक्षण से संबंधित है वह क्या है? ओजोन परत। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके रक्षण से संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला तथ्य देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह कब से प्रभावी हुआ था? या 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। क्या प्रभावी हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। अगला तथ्य देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के क्षय को रोकने से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। अगला तथ्य देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी संबंधित है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, किसके द्वारा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। किसके द्वारा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। अगला तथ्य देखते हैं। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। वसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज्यादा होती है तथा वर्षा ऋतु में रहती है सबसे कम। ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत ही अच्छा तथ्य है। और किस तरीके का प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से दिए गए तथ्यों में से ओजोन परत के संबंध में कौन सा तथ्य सही है या कौन सा तथ्य गलत है? तो देखिए, बसंत ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती है या नहीं बदलती है? तो जी हाँ, ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज्यादा होती है और वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई सबसे कम होती है। अगला तथ्य देखते हैं।
ओजोन परत को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? डॉवसन इकाई में मापा जाता है। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। 00 सेल्सियस तथा 180 एम दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.1 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होता है। क्या होता है? एक डॉवसन यूनिट होता है। अगला तथ्य देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हिरासक पदार्थों के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग होता है सुगठित फोम के निर्माण में, एरोसोल कैन में, दाबकारी एजेंट के रूप में तथा कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। अगला तथ्य देखते हैं। एक अत्यधिक स्थायी यौगिक जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रह सकता है, वह कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये अत्यधिक स्थायी यौगिक की कोटि में आता है और यह वायुमंडल में 80 से 100 साल तक के बीच में भी बना रह सकता है। अगला तथ्य देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ हैं। कैसे हैं? ओजोन रिक्तिकारक। किस प्रकार के पदार्थ हैं? तो ओजोन रिक्तिकारक पदार्थ हैं। अगला तथ्य देखते हैं। CFC, हेलोन्स तथा अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार इन पर रोक लगाई गई है। अगला तथ्य देखते हैं। अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह है। ये सभी अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र के बनने के कारण हो सकते हैं। अगला तथ्य देखते हैं। ऐसा माध्यम जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन है वह? ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल। क्या है? ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल। अगला तथ्य देखते हैं। फ्रिजों में जो गैस भरी जाती है वह कौन सी गैस है? मेफ्रॉन। मेफ्रॉन ऐसी गैस है जो फ्रिजों में भरी जाती है। अगला तथ्य देखते हैं। प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है। क्या प्रयुक्त होती है? अमोनिया प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है। अगला तथ्य देखते हैं। सर्वप्रथम वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था। किसने लगाया था? ब्रिटिश दल ने। सबसे पहले 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, क्या नाम है? टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। किसने? ब्रिटिश दल ने। कब लगाया था? 1985 में। किसके थ्रू लगाया था? टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से लगाया था। अगला तथ्य देखते हैं। तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल, ओजोन हैलो का पता लगाया। किसने लगाया था? GW केंट मूर ने पता लगाया था। अगला तथ्य देखते हैं। मनुष्यों में खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंचा सकता है। कौन पहुंचा सकता है? O3 का उच्च सांद्रण। अगला तथ्य देखते हैं। सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। क्या? ओजोन परत इनको अवशोषित कर लेती है। किसको? सूर्य से निकलने वाली परावैगनी किरणों को। और उनकी मात्रा कितनी? 93 से लेकर के 99% तक की मात्रा अवशोषित कर लेती है। कौन? ओजोन परत। अगला तथ्य देखते हैं। ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने, फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंध है। क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला तथ्य देखते हैं। चमोली के रैणी गांव में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया। फिर से
प्रश्न बन सकता है, चमोली के रैणी गांव में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया, किसके नेतृत्व में? गौरा देवी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? गौरा देवी के नेतृत्व में। अब यहां से प्रश्न कैसा बन सकता है कि गौरा देवी के नेतृत्व में कौन से गांव में या किस स्थान पर आंदोलन चलाया गया? तो चमोली के रैणी गांव में। या गौरा देवी के नेतृत्व में जो चामोली के रेडी गांव में आंदोलन चलाया गया, वह किस लिए चलाया गया था? तो वन कटाई के विरोध में इस आंदोलन को चलाया गया था। और अगला प्रश्न इसी में से, चमोली के रैणी गांव में वन कटाई के विरोध में जो आंदोलन चलाया गया था, वह किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो गौरा देवी के नेतृत्व में चलाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला तथ्य देखते हैं, जिस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है वह क्या है? वह है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला तथ्य देखते हैं, अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। अगला तथ्य देखते हैं, यदि हम घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो जिस स्थान पर जाना सही होगा वह कौन सा स्थान है? तो चंबल नदी। चंबल नदी एक ऐसा स्थान है या एक ऐसी नदी है जहां पर हम घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। और घड़ियाल है क्या? तो घड़ियाल एक मगरमच्छों की प्रजाति है। अगला तथ्य देखते हैं, भारत में यदि कछुए की एक जाति का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका निहितार्थ यह है कि इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है। किसको? कछुए को, जैसा कि बाघ को। जिस प्रकार का संरक्षण बाघ को प्राप्त है उसी प्रकार का संरक्षण इस कछुए की प्रजाति को भी प्राप्त है। अगला तथ्य देखते हैं, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय जिस प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता है वे कौन से प्राणी हैं? घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा एवं जंगली भैंस। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार इन जीवों का शिकार नहीं किया जा सकता है। कौन कौन? घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा एवं जंगली भैंस। अगला तथ्य देखते हैं, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, कौन? जंगल की आग इसको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। अगला तथ्य देखते हैं, झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। अर्थात इस वन्य क्षेत्र में बिना सरकार की परमिशन के या बिना सरकार की अनुमति के किसी भी प्रकार की योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। अगला तथ्य देखते हैं, भारत का वह राज्य जहां सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया कौन सा है? झारखंड राज्य। झारखंड राज्य में सबसे पहले मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया है। अगला तथ्य देखते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पाया जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषताएं हैं। क्या है? ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हो, बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो, अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो, ये सभी बातें ध्यान रखना। विषुवतीय वन ऐसे उष्णकटिबंध क्षेत्रों में मिलते हैं जहां वर्षा होती है। कैसी? 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा जहां होती है, विषुवतीय वन ऐसे उष्णकटिबंध क्षेत्रों में ही मिलते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, विश्व भर की लगभग
80% जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता पाई जाती है विषुवतीय वनों में। अगला तथ्य देखते हैं, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र है। क्या है, कितना है? 33% न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र है। अगला तथ्य देखते हैं, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के जितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है वह है 1/3 भाग पर। अगला तथ्य देखते हैं, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार जो वन का संवर्ग नहीं है, क्या नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार यह वन की श्रेणी में नहीं आता है, वन की कोटि में नहीं आता है। इस प्रकार से पर्यावरण अध्ययन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों को अभी हमने यहाँ से देखा और आज हमारी 11वीं कक्षा इसके ऊपर पूर्ण होती है। तो यह कक्षा केवल एमपी टेट वर्ग के 3 के लिए ही नहीं अपितु अन्य भी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हो सकती है, पात्रता परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हो सकती है। अतः आप इन कक्षाओं को एक बार अवश्य सुनें और हमारे चैनल से भी जुड़ें। जय हिंद।